गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ दीपक मीना। तो आज से हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख थ्योरीज के बारे में, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं कल आपको इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशंस और इससे रिलेटेड कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आज से हम पढ़ेंगे बुद्धि के कुछ सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपन बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बुद्धि के जो सिद्धांत है, रुकिएगा मैं इसका, तो अभी अपन पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांतों को। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, तो बुद्धि के सिद्धांतों को बेसिकली दो भागों में बांटा गया। ध्यान से समझना बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बुद्धि के सिद्धांतों को बेसिकली कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? तो बुद्धि के सिद्धांतों को मैंने दो भागों में, जो पहला भाग है उसका नाम है संरचनात्मक संरचनात्मक रचनात्मक उपागम। पहले भाग का नाम हो जाता है आपका संरचनात्मक उपागम, जिसको कहा जाता है साइकोमेट्रिक। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाएगी आप, साइकोमेट्रिक अप्रोच। आपको नोट डाउन करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। इसकी नेक्स्ट पीडीएफ में मैंने इस पूरी जो जो भी बात मैं बोर्ड पर नोट डाउन करूंगा उसको ठीक प्रकार से पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक रहेगा आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच, और दूसरी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी आपकी सूचना प्रसंस्करण उपागम। सूचना प्रसंस्करण उपागम, या फिर कहे तो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इन दो के बारे में मैं आपको बेसिक बेसिक जानकारी दूंगा, ध्यान से समझना। ओवरऑल बुद्धि के सिद्धांतों को अपन दो भागों में बांट देंगे। पहला रहेगा आपका सूचना प्रसंस्करण, या फिर सॉरी, पहला रहेगा आपका संरचनात्मक या साइकोमेट्रिक अप्रोच, और आपका जो दूसरा रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा? सूचना प्रसंस्करण उपागम। अब इनके अंतर्गत कुछ बुद्धि के सिद्धांत आएंगे, उनके बारे में अपन ठीक से पढ़ाई करेंगे। तो पहले समझिए कि भाई आपका ये कि सूचना प्रसंस्करण जो उपागम है, सूचना प्रसंस्करण जो उपागम है या साइकोमेट्रिक उपागम है, वो बुद्धि को किस तरीके से देखता है? तो जो सूचना प्रक्रमण उपागम है वो बुद्धि को एक समुच्चय के रूप में या फिर क्षमताओं का एक समूह के रूप में देखता है कि भाई बुद्धि क्या है? बुद्धि आपके क्षमताओं का एक समुच्चय मानता है भाई, एक तत्व के रूप में ये बुद्धि को देखता है। तो ये किसके तरीके से देखेगा भाई? बुद्धि क्या है? एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब समूह है। किसका समूह है? कुछ क्षमताओं के समूह के रूप में ये बुद्धि को देखता है। वहीं सूचना प्रसंस्करण उपागम बुद्धि को समूह समूह के रूप में ना देखकर ये बुद्धि को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है कि भाई जिस प्रकार से आप कॉग्निटिव प्रोसीजर करते हो, संज्ञानात्मक क्रिया करते हो, वही आपका क्या है? सूचना प्रसंस्करण उपागम है। ये मैंने ली कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए किस तरीके से दिमाग की प्रोसीजर को लगा रहे हो, आप अपने ब्रेन को किस तरीके से यूज कर रहे हो, ये उसके बारे में आपको बताएगा। वहीं आपको जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो कहता है कि बुद्धि बुद्धि को एक तत्व के रूप में, एक समुच्चय के रूप में, एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में देखता है। वहीं आपका दूसरा जो उपागम है सूचना प्रसंस्करण उपागम, वो बुद्धि को समूह के रूप में ना देखकर कार्य करने के तरीके के रूप में देखता है कि भाई आप किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कैसे आप काम करते हो, आपका दिमाग कैसे फंक्शन करता है, आपके दिमाग की प्रक्रिया कैसी है। तो ये आपकी बुद्धि को एक समुच्चय के रूप में या समूह के रूप में देखता है। वहीं इसकी अगर अपन बात करें तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बुद्धि को दिमाग की प्रक्रिया कहता है कि भाई दिमाग की जो प्रोसीजर है, दिमाग की जो आप प्रक्रियाएं करते हो उस तरीके से कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपका दिमाग कैसे प्रोसीजर करता है, कैसे प्रसंस्करण करता है, आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है भाई? उसी चीज को कहा जाता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो बुद्धि के मेनली दो तत्व है, एक आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच है, दूसरा आपका रहेगा सूचना प्रसंस्करण उपागम। साइकोमेट्रिक अप्रोच बुद्धि को समुच्चय के रूप में, समूह के रूप में देखता है। वहीं आपका सूचना प्रसंस्करण उपागम ये आपका ये किसी भी ये बुद्धि को किस तरीके से देखता है? सूचना को प्रक्रिया, किस तरीके से दिमाग आपका प्रोसीजर करता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं आपको स्लाइड बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी की अगर अपन बात करें तो इसमें बेटा देखना, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें पहली जो अप्रोच आपकी रहेगी वो रहेगी साइकोमेट्रिक अप्रोच, या जिसको संरचनात्मक अप्रोच भी कह सकते हो आप। साइकोमेट्रिक अप्रोच, या फिर इसका एक नाम और क्या है? संरचनात्मक या मनोगतिक मनोगतिक उपागम।
मनोगतिक उपागम। अब ये किस तरीके से दिखता है? अब ये बुद्धि को एक क्षमताओं का समूह मानता है। इसका समूह मानेगा, बुद्धि को एक क्षमताओं के समूह के रूप में ये देखता है। अगला जो आपकी हेडिंग इसमें लिखा हो, ये बुद्धि को मापन योग्य गुण है, ये क्षमताओं के समूह के रूप में दिखता है। सवाल, व्यक्ति में कितनी बुद्धि है? ये इस तरीके से दिखता है कि बुद्धि के पास कितनी बुद्धि है, ये क्षमताओं के रूप में दिखता है। IQ टेस्ट, स्कोर, फैक्टर एनालिसिस से इसको मापा जा सकता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन आएंगे इसमें? अल्फ्रेड विने, टर्मन, वेशलर, स्पीयरमैन की जो थ्योरीज अपन आगे पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज को अपन साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंतर्गत रखेंगे। जो दूसरी अप्रोच आती है वो आती है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, या जिसको कोग्निटिव अप्रोच भी आप कह सकते हो। कोग्निटिव प्रोसीजर या प्रोसेसिंग, कोग्निटिव प्रोसेसिंग अप्रोच, कोग्निटिव प्रोसेसिंग अप्रोच। ये बुद्धि को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। यहाँ पे बुद्धि को किसके रूप में देखा जा रहा था? एक क्षमताओं के समूह के रूप में देखा जा रहा था, बट यहाँ पे बुद्धि को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है कि आपका संज्ञान किस तरीके से प्रक्रिया करता है, दिमाग कैसे प्रोसीजर करता है। ये बुद्धि को किस तरीके से देखता है, ये लाइन काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बुद्धि को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो प्रोसीजर लगा रहे हो उसकी ये बात करेगा, और ऊपर वाला आपकी क्षमताओं की बात करेगा कि व्यक्ति इसमें कैसे सोचता है और कैसे समस्या को हल करता है। वो समस्या को कैसे सोचता है, मतलब एक प्रकार से समस्या को सोचने के ऊपर फोकस्ड किया गया है कि आप कैसे भी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, तो सोल्व करने की प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर जो है, वो आपका आएगा किसमें? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। और ये बुद्धि को एक समुच्चय तत्व के रूप में देखता है, साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य थ्योरी स्टर्न वर्ग की थ्योरी आएगी। स्टर्न वर्ग की थ्योरी अपन आगे पढ़ेंगे, जो कि किसके अंतर्गत आएगी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंतर्गत। अब अपन सबसे पहले साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंतर्गत जो थ्योरीज आएंगी उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो पहली मैं आपको बुद्धि का पहला सिद्धांत बताता हूँ। पहले सिद्धांत का नाम है, अगर आप लिखना चाहो तो लिखना, वैसे आगे स्लाइड लगी हुई है, यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या नाम है? यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। ये बुद्धि का पहला सिद्धांत है, इंटेलिजेंस, या जिसको कहा जाता है एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत, या इसका एक नाम और भी हो सकता है, सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। आपको ये नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अगले पेज में स्लाइड लगा रखी है, आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो आप ऐसे लिखो। अब देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड विने के द्वारा। किसने किया था? अल्फ्रेड विने, जो कि अपने फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि पे जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो अल्फ्रेड विने थे। फर्स्टली बुद्धि पे काम किसने किया था? एक सिस्टमेटिक अध्ययन, बुद्धि पर एक व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो बुद्धि पर व्यवस्थित अध्ययन करने का काम बुद्धि पर व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने ने सबसे पहले, ये सबसे पुराना या प्राचीन सिद्धांत है, और ये सबसे पहला सिद्धांत है बुद्धि का। ये बुद्धि का कैसा सिद्धांत है भाई? सबसे पहला सिद्धांत है। इसका मुख्य विचार क्या है? इसमें प्रमुख बात क्या है? इन्होंने कहा था कि भाई बुद्धि में एक सिंगल तत्व होता है। कितने फैक्टर होते हैं बुद्धि में? बुद्धि एक सिंगल फैक्टर है। इन्होंने कहा कि भाई ये आपकी बुद्धि है और ये आपका सिंगल फैक्टर है। आप कह सकते हो कैसा फैक्टर है बुद्धि? आपका एक सिंगल तत्व है। बुद्धि के अंतर्गत एक सिंगल तत्व है, और यही तत्व आपके सारे कामों में दिखता है, यही तत्व आपके सभी कामों में दिखता है। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप इंटेलिजेंस हो तो आप हर फील्ड में इंटेलिजेंस रहोगे। इनका मानना था कि आप गणित में होशियार हो तो आप सभी फील्ड में होशियार रहोगे, बट ऐसा नहीं होता। आप भी समझते हो, आप श्री रामानुजम का एग्जांपल ले सकते हो कि वो गणित में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका और सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंटेलिजेंस नहीं थे। तो इस वजह से इनकी जो थ्योरी है, सिंगल फैक्टर थ्योरी या मोनो फैक्टर थ्योरी, ये विवाद में आ जाती है, क्योंकि बुद्धि में एक तत्व ना होकर कई तत्वों को देखा गया। तो ये सबसे प्राचीन सिद्धांत था, सिंगल फैक्टर कहते हैं। इसके बाद इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। निरंकुशवादी सिद्धांत। इसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहने का श्रेय एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है जॉनसन। जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते हो, जैसे साउथ कोरिया है तो वहां पे सिर्फ एक ही राजा होता है, वही बार बार राजा बनता है, एक रहता है। तो उस हिसाब से इसका मतलब हो जाएगा मोनोक्रेटिक। मोनोक्रेटिक मतलब सिर्फ एक सिंगल एंटिटी, इंटेलिजेंसी। इन्होंने कहा था बुद्धि एक सिंगल तत्व है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है अपने अल्फ्रेड विने को। इन्होंने कहा था कि भाई जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं, जितनी भी बुद्धि में जो आप तर्क करते हो, समस्या का समाधान करते हो, प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, रीजनिंग लगाते हो, उन सब को सोल्व करने, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक सिंगल एंटिटी काम में आती है, एक ही बुद्धि व्यक्ति के अंतर्गत होती है, और इस वजह से इस थ्योरी का नाम पड़ा सिंगल फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कहा था कि भाई बुद्धि एक कैसा तत्व है? इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि एक अविभाज्य कण है। इनका कहना था कि बुद्धि एक कैसा तत्व है?
तो इन्होंने बुद्धि को एक अविभाज्य कण कहा, मतलब बुद्धि को आप डिवाइड नहीं कर सकते, बुद्धि में एक सिंगल तत्व होता है। बुद्धि कैसा फैक्टर है, बुद्धि एक अविभाज्य कण के रूप में इन्होंने बुद्धि को देखा। इसके बाद अपन बात करें तो इस प्रकार से बुद्धि का पहला सिद्धांत खत्म हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा स्लाइड के फॉर्म में देख लीजिएगा। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। तो यूनिफैक्टर मतलब सिंगल तत्व का सिद्धांत, या आप इसको हिंदी में लिखोगे एकल तत्व का सिद्धांत। एकल तत्व का सिद्धांत, एकल तत्व मतलब बुद्धि में सिर्फ आपके पास एक तत्व रहेगा। तो मैं इसको रीड करके आपको बता देता हूँ। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया था। बिने बेसिकली फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी इनको कई बार बुलाया, कई अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो भाई 1905 में इन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कब किया, 1905 में। इन्हें आधुनिक इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंटेलिजेंस के टेस्ट बनाए थे। सबसे पहले इंटेलिजेंस की जो टेस्ट बनाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो वो जाता है अपने अल्फ्रेड बिने को। इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस के टेस्ट बनाए। बेसिकली फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी ना, फ्रांस की सरकार ने इनको, फ्रांस की जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे ना, तो फ्रांस गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि भाई आप एक काम कीजिएगा, आप बुद्धि पे तो अध्ययन कर ही रहे हो, आप हमारे जो स्कूल्स है उनके बच्चों के लिए एक बुद्धि का टेस्ट बनाओ, जिससे अपन को पता चल पाए कि कौन बच्चा होशियार है और कौन बच्चा कमजोर है। तो सबसे पहले बुद्धि का टेस्ट बनाने का काम किसने किया, तो वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। जब हम बुद्धि इंटेलिजेंसी के टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसको और बेहतर ढंग से समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरी का मूल विचार क्या है, यूनिफैक्टर थ्योरी के मूल विचार, मतलब ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। इन्होंने कहा बुद्धिमत्ता में एक सामान्य योग्यता होती है। इन्होंने कहा कि भाई आपकी जो बुद्धि है उसमें एक जनरल एबिलिटीज है, वो एक सामान्य योग्यता है जो आपके हर काम में आपका साथ देगी। इसके बाद इन्होंने कहा ये किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति या समस्या को हल करने की क्षमता। इन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति के पास में एक ही एबिलिटी है, एक ही फैक्टर है, वो आपकी हर समस्या के समाधान में लिए, आपकी हर समस्या के समाधान में आपका साथ देती है। फिर सभी समस्याओं के समाधान में वो सिर्फ सिंगल फैक्टर जो है ना, एक ही तत्व है ना, वही आपका क्या करेगा, मदद करेगा सारी समस्याओं को सोल्व करने में। चाहे आप लॉजिक लगा रहे हो, या आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, या मैं कहूँ आप रीजनिंग लगा रहे हो, या आप खुद को कहीं एडजस्ट करवा रहे हो, तो इन सभी कामों में आपका सिंगल एलिमेंट ही काम में आएगा, और इसी को कहा जाता है सिंगल फैक्टर थ्योरी। इन्होंने बेसिकली कहा कि अगर आप इंटेलिजेंस हो तो आपके हर काम में इंटेलिजेंसी दिखेगी, और अगर आप इंटेलिजेंस नहीं हो तो आपके किसी भी काम में इंटेलिजेंसी नहीं दिखेगी। बट ये थ्योरी खंडित हो जाती है, क्योंकि अल्फ्रेड बिने के श्री रामानुजम के बारे में आप जानते हो। श्री रामानुजम गणित में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, बट और सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप एक सिंगल कि अगर आप हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस हो, अगर आप कि अगर आप एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस हो तो आप हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस होंगे। इनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये कहते थे कि अगर व्यक्ति एक जगह होशियार है तो वो व्यक्ति सब जगह होशियार है, अगर व्यक्ति होशियार है तो वो होशियार है, अगर वो मूर्ख है तो फिर वो सभी जगह मूर्ख है। अब विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिएगा। विराट कोहली को आप जानते हो कि वो क्रिकेट में बहुत बढ़िया करते हैं, मतलब उनकी खेलने की क्षमता या फिर उनकी शारीरिक क्षमता बहुत बेहतरीन है। तो बट लेकिन वो 10th फेल है, तो मतलब उनकी एकेडमिक्स में उनका स्कोर अच्छा नहीं था। तो सिर्फ आप उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई वो होशियार है या नहीं है। लता मंगेशकर को देख लीजिएगा, उनका संगीत में इंटेलिजेंसी बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ विशेष क्षमताएं भी होती है। बुद्धि में एक सिंगल क्षमता ना होकर बुद्धि कई प्रकार की क्षमताओं से मिलकर बनी होती है। आगे देखना, सभी मानसिक क्रियाओं जैसे स्मृति, कल्पना, तर्क, निर्णय में ये एक प्रकार, ये कह रहे हैं कि आप जितने भी काम करते हो, चाहे आप स्मृति, कल्पना, तर्क लगा रहे हो, तो सब में आपका ये सिंगल फैक्टर ही आपकी हेल्प करेगा। ये अविभाज्य कण है कि भाई आप बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते, बुद्धि एक सिंगल एंटिटी, आप इसको तोड़ नहीं सकते। अगला पॉइंट है ये बुद्धि का प्राचीन, और मैं आपको पहले ही बता दिया था कि अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि पे काम किया था, तो इसलिए बुद्धि का पहला सिद्धांत है, और ये सबसे प्राचीन सिद्धांत को भी इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। के बाद इसे बुद्धि का निरंकुश, मोनोक्रोटिक थ्योरी जॉनसन ने दिया था। बेसिकली अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जॉनसन एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि ये बुद्धि का मोनोक्रेटिक थ्योरी। मोनोक्रेटिक का मतलब होता है कि भाई इसी एक तत्व का ही राज है। मोनोक्रेसी और डेमोक्रेसी पढ़ा है ना, तो वो उस तरीके का ये है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको यूनिफैक्टर थ्योरी ठीक से समझ में आएगी। इसके बाहर कुछ नहीं आता, जितना बस मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन इनफ है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अब अगली थ्योरी की अपन बात करेंगे जिसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरी कौन सी है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखो बेटा, टू फैक्टर थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इस थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो किया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इस थ्योरी का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेसिकली किया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने, और लगभग 1927 के समथिंग इसकी डेट, कहीं कहीं पे इसको 1904 भी माना गया है, बट आप
डेट को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स स्प्रियर, बेसिकली आपको जानकारी के लिए बता दूं, याद नहीं रखना, ब्रिटेन के रहने वाले थे। सभी साइकोलॉजिस्ट लगभग दूसरे देश के थे, भारत में ज़्यादा साइकोलॉजी पे काम किया भी नहीं गया। चार्ल्स स्पियरमैन ने कहा कि नहीं, इन्होंने जो यूनिफैक्टर थ्योरी है अल्फ्रेड बिने की, उस थ्योरी को खंडित किया और खंडित करते हुए कहा कि बुद्धि में सिर्फ एक तत्व ना होकर, इन्होंने कहा कि बुद्धि में सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, बुद्धि एक सिंगल तत्व से ना बनकर दो तत्वों से मिलकर बनती है। इन्होंने बेसिकली बुद्धि में कितने तत्व बताए भाई? इन्होंने बुद्धि में दो तत्वों की बात करी। कौन कौन से तत्व थे? एक रहेगा आपका सामान्य तत्व, एक रहेगा बेटा आपका सामान्य तत्व या सामान्य कारक, जिसको मैं बोलूंगा जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर, और एक रहेगा मेरा विशेष या विशिष्ट कारक। इन्होंने बुद्धि में दो तत्व बताए, एक आपका सामान्य तत्व और दूसरा आपका विशिष्ट तत्व, या जिसको मैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक फैक्टर, तो मैं क्या कह सकता हूँ? स्पेसिफिक फैक्टर कह सकता हूँ। अब समझना बेटा, थोड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। स्पेसिफिक फैक्टर में इसको कह सकता हूँ मैं जी फैक्टर भी, जी इसको जी जनरल में जी और एफ का एफ उठा लेता हूँ, इसलिए इसका एक जी एफ और इसका एक नाम क्या हो जाएगा? एस एफ। के बारे में अपन सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे, आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से। तो मैं सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सामान्य फैक्टर के बारे में, फिर अपन डिस्कस स्पेसिफिक फैक्टर। सबसे पहले अपना डिस्कशन रहेगा सामान्य तत्व। सामान्य तत्व क्या होता है? सामान्य तत्व या जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर, सामान्य तत्व या जनरल फैक्टर। ठीक, आपको दिख रहा है? भाई अपन सामान्य तत्व को जी फैक्टर या इसको जी फैक्टर की एफ से आप रख सकते हैं। की बात करें तो जी फैक्टर क्या होता है? जी फैक्टर का मतलब होता है, ये जो जी फैक्टर होता है वो आपके दैनिक जीवन में जो आप क्रियाकलाप करते हो, प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, डिसाइड करते हो, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जो तर्क लगाते हो ना, उसी को कहा जाता है जनरल फैक्टर। ये आपकी सामान्य समस्या से, ये आपके समस्या के समाधान, ये आपके समस्या के समाधान, तर्क के अलावा, समस्या समाधान तर्क, तर्क के अलावा समायोजन, इन सब में ये काम आता है। अब जब आपके डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने में, तर्क लगाने में या समायोजन करने में आप तत्व में, इसकी कुछ विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तत्व होता है वो आपकी हेरिडिटी से कनेक्टेड होता है, तो आपको ये आनुवांशिक तौर पर मिलता है। आपको ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मतलब ये आपके पेरेंट्स से मिलेगा, या मैं इसको इनेट भी कह सकता हूँ। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। ये जो तत्व होता है आपके अंदर, ये तत्व जन्मजात होता है, आप जन्म से आप मिलता है। अगर ये हेरिडिटी से कनेक्ट है, जन्मजात है, तो इस पर पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैं आगे लिखता हूँ कि भाई इस पर पर्यावरण या अधिगम, इस पर पर्यावरण और अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस पर पर्यावरण और अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला, पर्यावरण अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब अभ्यास, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से आप इसको, अभ्यास या प्रैक्टिस के माध्यम से आप इसको बढ़ा नहीं सकते। जितना आपके पेरेंट्स को प्राप्त हुआ है उतना ही रहेगा। आप इसको अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से आप इसको नहीं सकते, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें जन्मजात होता है। ये आपके, अगर किसी व्यक्ति में, ये व्यक्ति में मुख्यतः एक होता है, ये व्यक्ति में कितना होता है? मुख्यतः एक ही होता है। अगर किसी व्यक्ति में जनरल फैक्टर ज़्यादा है तो व्यक्ति ज़्यादा होशियार रहेगा, वो डेली जीवन में प्रॉब्लम को ठीक कर पाएगा, उसको खुद को समाधान कर पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा। ये जन्म से मिल एक रहता है। ठीक, इस पर सीखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद इसमें इसको पर नोट डाउन कर लो। मैं कर लिया आप करवाते हैं। तो भाई इसका जो, इसके बाद ये कब तक रहता है, तो इसका विकास कब तक इंसान में, ह्यूमन बीइंग में, इसका के बाद इसका विकास नहीं होता है भाई। इंसान ह्यूमन बीइंग में 18 साल तक बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा 18 साल तक।
निश्चित फिक्स टाइम पीरियड है, ये 18 साल तक में बढ़ेगा। इसके बाद ये किसी व्यक्ति में नहीं बढ़ता, 18 साल तक कंप्लीटली ग्रोथ हो चुकी होती है। इसके बाद अगर बात करें तो ये स्थिर होता है। स्थिर का मतलब ये होता है कि आप इसको परावर्तित नहीं कर सकते। स्टेटिक, स्टेटिक मीन्स आप इसको परावर्तित नहीं कर सकते, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते प्रैक्टिस से, अधिगम से, या फिर भारी इन्वायरमेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मतलब हुआ ये किस प्रकार आपके पास ये बेसिक जानकारी डेली समस्या के समाधान में, तर्क करने में, समायोजन में ये फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में अगला अगला तत्व की अगर बात करता हूं तो अगला आपका जो तत्व रहेगा वो रहेगा विशिष्ट फैक्टर, विशिष्ट तत्व या विशिष्ट कारक। बेटा ध्यान से समझो, ये थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, जितना पढ़ा दिया मोर देन इनफ। क्वेश्चन स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर का अब इसको क्या बोल सकते हैं, एस फैक्टर। एस फैक्टर क्या है, ये किसी विशेष कामों में आपको होशियार बनाता है। जैसे एग्जांपल्स के कि जो सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, उनका जो क्रिकेट खेलना एक उनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज है। लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर का गाना गाना, तो गाना गाना उनके पास में एक विशेष क्षमता है। उनके पास सामान्य क्षमता भी रहेगी और उनके पास विशेष क्षमता भी रहेगी। तो विशेष क्षमता क्या होती है कि आप किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, एक स्पेसिफिक एरिया में, कि आप जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत अच्छा करो, जब आप किसी स्पेसिफिक एरिया में बहुत अच्छा करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर विराट कोहली, विराट कोहली की अगर अपन बात करें तो क्रिकेट में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन है। तो क्रिकेट इनके पास में कैसी क्षमता है, स्पेसिफिक एबिलिटीज है। अगर अपन बात करें लता मंगेशकर की, ये आपको लिखना नहीं है, मैं एग्जांपल की समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ में जाए। तो उनका गाना गाना कैसा है, उनके पास में एक स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है। तो ये हर व्यक्ति के पास में कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है। अब ये जो स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है ये ट्रेनिंग से आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो मैं समझा देता हूँ ये किस प्रकार से बढ़ेगी। वेट कीजिएगा। देखिए बेटा, ये किसी विशेष क्षमता में, अब इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं याद कर लेते हैं। विशेषताओं में आपकी पहली है, ये जन्मजात नहीं होती है, अर्जित होती है। इसको आप पर्यावरण से, वातावरण से अर्जित करोगे। अर्जित का मतलब एक्वायर्ड होती है। ऐसी रहेगी बेटा, ये आपके पास एक्वायर्ड रहेगी या अर्जित रहेगी। आपके पास ये जन्म से नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस के माध्यम से, अधिगम के माध्यम से इसको इनहेंस करना पड़ेगा। ठीक, अगर ये एक्वायर्ड होती है, एक्वायर्ड रहेगी तो इसका मतलब ये होगा कि भाई अधिगम एवं पर्यावरण का इस पर प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण से ये क्या रहेगी भाई, प्रभावित रहेगी। अगर अपन बात करें तो ये पर्यावरण से प्रभावित रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर्यावरण से प्रभावित रहेगी तो इस पर अभ्यास, अगर आप प्रैक्टिस करके, जैसे अगर विराट कोहली की बात करें, प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रशिक्षण करेंगे, तो क्या आप उनकी क्रिकेट खेलने की क्षमता को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये अभ्यास एवं प्रशिक्षण इसको इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे अगर लता मंगेशकर डेली प्रैक्टिस करेगी या आप भी किसी क्षेत्र में डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पेसिफिक क्षेत्र में क्षमता बढ़ती चली जाएगी ना। जैसे आप किसी को भी, श्री रामानुजम को देख सकते हो, वो गणित में बहुत अच्छे हैं, तो उनकी एक स्पेसिफिक एबिलिटीज हो जाती है। तो इन्होंने कहा व्यक्ति, एक व्यक्ति के अंतर ये कई हो सकती है, ये एक व्यक्ति के अंतर्गत मल्टीपल, ये एक व्यक्ति के अंतर्गत मल्टीपल हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। एक व्यक्ति के अंतर्गत कई आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जनरल फैक्टर एक व्यक्ति के अंतर्गत एक ही रहता है। ऐसा भी कहा गया था कि जिस व्यक्ति के पास में जनरल फैक्टर ज़्यादा होगा वो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। तो जनरल फैक्टर आपकी सामान्य समस्या तर्क करना उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है और ये आपके किसी एक विशेष काम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक बार मैं इसका कंपेयर करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बना लो आप चाहो तो। भैया शॉर्ट में लिख देता हूँ, एस फैक्टर, जी फैक्टर। थोड़ा आप कंपेयर करना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई ये आपके पास जन्मजात होती है। इसके बाद बात करें तो ये आपके पास कैसी होती है, अर्जित होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पर्यावरण व अधिगम से ये आपकी प्रभावित रहेगी, प्रभावित नहीं रहेगी, सॉरी, पर्यावरण और अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अधिगम के माध्यम से क्या किया जा सकता है भाई, सॉरी, और उसका रिवर्स लिख दिया तो बेटा। आपको इससे अतिरिक्त पढ़ने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, जितना पढ़ा दिया वो। तो स्पेसिफिक फैक्टर की अगर बात करें तो ये आपका अर्जित होता है, आप इसे एक्वायर्ड करते हो बाहर से। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो जन्मजात होता है, आपको जन्म से मिलेगा, हो गया आप जन्मजात की बात करें
तो ये स्पेसिफिक फैक्टर विशेष क्षेत्र में, कि आप किसी विशेष क्षेत्र में इम्पोर्टेंट रहता है, क्षेत्र में विशेष क्षेत्र, जैसे कि आपका डांस हो गया, आपका सिंगिंग हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया। कि एक विशेष एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो उससे बोलोगे आप विशेष क्षेत्र। वहीं अगर मैं बात करूं, एक प्रकार की सामान्य क्षमता है, प्रकार की क्षमता है जो आपको मदद करेगी समस्या, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम डेली एग्जिस्ट करेगी उनके समाधान। के बाद बात करें तो के बाद स्मृति, ये सभी कहाँ से कनेक्टेड है, आपके जनरल फैक्टर से संबंधित। के बाद अगर बात की जाए तो इस पर पर्यावरण इस पर पर्यावरण एवं अधिगम के द्वारा स्पेसिफिक फैक्टर को किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, या फिर कहें तो अधिगम एवं पर्यावरण से स्पेसिफिक फैक्टर प्रभावित होता है। वहीं अगर जनरल फैक्टर की बात करें तो अभ्यास, पर्यावरण या प्रशिक्षण के द्वारा आप इसको आप इसको नहीं बढ़ा सकते। पॉइंट की बात करें तो ये एक प्रकार से ये स्टैटिक होता है, स्पेसिफिक फैक्टर हो रही है आपका डायनेमिक होता है, इसको आप बदल सकते हो प्रैक्टिस के माध्यम से। अगर आप इसको इंक्रीज कर पा रहे हो तो ये डायनेमिक। वहीं अगर इसकी बात की जाए तो ये कैसा फैक्टर है भाई, आपका स्टैटिक फैक्टर है, कहें तो स्थिर तत्व होता है, ये आपका चेंज नहीं होगा। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंटों को ऐड कर लेते हैं। और इसमें कुछ ये स्पेसिफिक फैक्टर ये आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, याद रखना कि भाई ये लाइफ लॉन्ग होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका ये चलेगा। इसके अलावा ये आपके 18 साल तक इसका पीक आ जाता है, 18 तक इसका पीक, 18 के बाद के बाद मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से ये सारी देखो। टू फैक्टर थ्योरी की अगर बात की जाए तो टू फैक्टर का प्रतिपादन, इसके प्रोपाउंडर कौन है, टू फैक्टर थ्योरी या द्वितत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, इस सिद्धांत के करें। टू फैक्टर थ्योरी ध्यान से देखना, टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रोपाउंडर जो है, टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा किया गया, जिनका नाम 1904 या 1900 याद रख सकते हो। ब्रिटेन में के ये रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल है। मेन आइडिया क्या है, आपको मेन आइडिया समझना, मेन आइडिया समझिएगा। मेन आइडिया में इन्होंने कहा भाई, इन्होंने कहा कि भाई इनका मुख्य विचार क्या है, देखना बेटा कि प्रत्येक बौद्धिक क्रिया सभी मेंटल एक्टिविटीज को व्यक्ति में दो कारक होते हैं, एक आपका जनरल फैक्टर होता है और एक आपका स्पेसिफिक फैक्टर या जी फैक्टर होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर बात करें, इन्होंने इन दो तत्वों, आपको दिख रहा होगा, इन दो तत्वों का पता लगाने के, इन दो तत्वों का पता कैसे लगाया, तो इन्होंने जो आपकी स्टैटिक रहती है, स्टैटिक एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स, स्टैटिक की एक मेथड है जिसको कहते हैं आप फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस, जो बहुत सारे फैक्टर है उसको एनालाइज करके इन दो तत्वों का इन्होंने पता लगाया, या इसको कारक विश्लेषण भी। इन्होंने स्टैटिक्स की एक विधि जिसका नाम है फैक्टर एनालिसिस का उपयोग करके बुद्धि को दो तत्वों में जनरल फैक्टर और किया। इसमें आगे लग इन्होंने इन सांख्यिकी की एक कारक विश्लेषण मतलब फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का यूज करके विधि का प्रयोग करके लगा। फैक्टर एनालिसिस विधि का इस वजह से इन्हें फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण के कहा जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आगे आपको पढ़ा देता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर के बारे में अपन, जनरल फैक्टर क्या होता है ध्यान से देखना बेटा। दिख रहा है आप, जनरल फैक्टर क्या, सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता गतिविधियों में समान रूप से भाई आपकी जो सभी प्रकार के आप काम करते हो, जैसे समस्या का सभी मानसिक क्षमताओं, जैसे प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति, तर्क, निर्णय समझने की क्षमता में जी फैक्टर महत्वपूर्ण होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये व्यक्ति की किसी भी विषय या क्षेत्र में सीखने की समझने की क्षमता पर देता है, मतलब आप जब किसी सीख रहे होते हो, ये बुद्धि की एक सामान्य क्षमता है जो समस्या के ज़्यादा मदद करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसमें आगे लिखा हुआ है कि भाई ये जो क्षमता है आपकी, ये जन्मजात होती है। अगर इसकी बात करें तो ये क्षमता कैसी होती है आपकी, ये क्षमता आपकी जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब होता है कि आपको जन्म से मिलती है, ऑलरेडी में आपकी जन्मजात होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर बात करें तो ये पर्यावरण और अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जो जनरल फैक्टर है उस पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आपको रीड कर देता हूं, ऑलरेडी बता चुका। अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। अगला लिखा है एक निश्चित समय तक बढ़ती, लगभग 18 साल तक ये आपकी इंक्रीज होगी, उसके बाद में ये नहीं बढ़ती, लगभग फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है 18 तक। बुद्धि व्यक्ति का बुद्धिमान होना इसी तत्व पर निर्भर करता है। तो इसमें एक तत्व छूट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद छूट कि आपके आपको कहाँ से प्राप्त होती है, तो अपन बात करें अपना जनरल फैक्टर है। तो जनरल फैक्टर ये आपको हेरिडिटी से प्राप्त, कि मतलब आपके पेरेंट्स को प्राप्त, ये कैसा जेनेटिक फैक्टर है, आपको आनुवांशिकता प्राप्त होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट विशेष कारक क्या होता है, विशेष कारक होते क्या हैं। तो दिख पा रहा, विशेष कारक की बात करें, ये केवल कुछ विशेष कामों में, जैसे लता मंगेशकर का गाना गाना, विराट कोहली क्रिकेट खेलना, तेंदुलकर खेलना, ये सब कैसे कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बेटा ये सब आ जाते हैं आपके विशेष कारक के अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर गणित में गणितीय क्षमता एस फैक्टर, जैसे गणित के सवालों को सोल्व करना, तो भाई जैसे रामानुजम की गणित में विशेष योग्यता थी, वो उनका एस फैक्टर था। संगीत सीखने की क्षमता, जैसे आप संगीत में अगर बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे लता मंगेशकर के पास में संगीत को गाने की एक बहुत ही अच्छी, जैसे आप अरिजीत सिंह को देख सकते हो, जिनके पास में संगीत की एक स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है और वो उसको प्रैक्टिस के माध्यम से इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसमें अगला लिखा हुआ, यानी हर काम में आपका एस फैक्टर होता है, मतलब जो आप जितने भी स्पेसिफिक काम करते हो आपका एस फैक्टर आपको नजर आएगा। तो ये एक प्रकार से किस प्रकार का है भाई, स्पेसिफिक फैक्टर है जो व्यक्ति के पास में कई हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे लिखा हुआ है बेटा इसमें कि यानी ये एक प्रकार से यानी हर काम में अलग अलग एस फैक्टर हो सकता है। एक व्यक्ति के पास में जी फैक्टर तो एस है, बट उसके पास में कई सारे एस फैक्टर हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। एक व्यक्ति के पास में एक जी फैक्टर होता है, बट उसके पास में कई सारे स्पेसिफिक फैक्टर हो सकते हैं। अब आप ये अर्जित होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इसे एक्वायर्ड करोगे, आप इसको पर्यावरण से एक्वायर्ड करते हो, ये आपका प्रैक्टिस पर्यावरण से आपको मिलता है। पर्यावरण अधिगम का प्रभाव इस पर पड़ेगा, मतलब आप इसको विद्यालय के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से कर सकते हो। ये जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत का मतलब रहेगा कि जब आप सीखना शुरू करोगे, जब आपने कुछ सीखना शुरू किया तभी ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये एक लाइफ लॉन्ग फैक्टर है। इसकी अगर बात करें तो इसकी संख्या एक व्यक्ति में कई हो सकती है। हाँ, जैसे एक व्यक्ति में कई सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक फैक्टर होगा। आप जहाँ प्रैक्टिस करोगे वहाँ आप में एक स्पेसिफिक फैक्टर जनरेट होता चला जाएगा। इस प्रकार से आपके द्वैत तत्व का सिद्धांत खत्म हो जाता है बेटा। अब अपन अगली सिद्धांत के बारे में चर्चा करें, जिसका नाम है बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत। बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आपको मैं फिर भी बता देता हूँ त्रितत्व का सिद्धांत। आप नोट डाउन करते भी चलना, अगर आप चाहो तो स्लाइड से भी पढ़ सकते हो, या आप जिसको कहोगे थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्री फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ सिद्धांत का प्रतिपादन भी बेसिकली चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया। चार्ल्स स्पीयरमैन ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया भाई। चार्ल्स स्पीयरमैन ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओवरऑल ये उसका रिवाइज वर्जन है, टू फैक्टर थ्योरी को रिवाइज करके इन्होंने किया। इन्होंने बुद्धि में मैंने तीन तत्वों का होना बताया। एक रहेगा आपका स्पेसिफिक फैक्टर, जिसकी डिस्कशन आप अपन पहले कर चुके हैं, स्पेसिफिक फैक्टर। एक रहेगा आपका जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर। और इन दोनों फैक्टर के मिलने से एक नया फैक्टर को होना इन्होंने, जिसका नाम था ग्रुप फैक्टर। याद रखना, ग्रुप थ्री फैक्टर में तीन का फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका समूह कारक। कारक सर बताया, समूह कारक का निर्माण होगा, तो ये कारक का जो होगा वो आपके जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर के, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर के का निर्माण, स्पेसिफिक फैक्टर के बाद अपन आगे, ये आपका हो जाता है थ्री फैक्टर थ्योरी की अगर बात करें तो।
कि भाई थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी चार्ल्स स्पीयरमैन के सिद्धांत का चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का स्पीयरमैन ने, इसमें बुद्धि में इन्होंने तीन तत्व बताए। जनरल फैक्टर हो जाता है, जनरल फैक्टर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी का सेम टू वही रहेगा। इसके बाद में किसी कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें बता देता हूँ कि इन्होंने ग्रुप फैक्टर, ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने कौन सा फैक्टर बताया, एक नया ग्रुप फैक्टर। फैक्टर कौन सा बताया अपन, ग्रुप फैक्टर बताया। इन्होंने कहा कि भाई ये जो दोनों तत्व है ये सामान्य और विशेष तत्व के मिलने को बस याद रखना है, अलावा कुछ भी नहीं करना। तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ। पर डे मैं आपको आधे आधे घंटे की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंटेलिजेंसी का टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। और ये जो आपकी थ्योरीज रहेगी, पहले मैं आपको लिखकर भी आपके सामने प्रेस करूंगा, उसके बाद में पीपीटी के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। और ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो खुद के नोट्स बना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और बेटा मैं आपसे एक बात क्लियर बता देता हूँ, आपने इतना पढ़ लिया ना, ये आपको मोर देन इनफ है, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो फिर सबका ही गलत हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इस पर पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।